पिछली कहानी में हमने देखा कि किस तरह से एलियंस ने पैसिफिक महासागर में दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला। वहां से उन्होंने काइजूस को भेजा, पर कुछ इंसानों ने अपनी जान देकर न सिर्फ सभी काइजूस को मारा बल्कि दूसरी दुनिया के दरवाजे को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज इस घटना को पूरे 10 साल हो चुके हैं और ये वक्त है सन 2035 का। पर आज भी समंदर के किनारे उन बड़े बड़े मॉन्स्टर्स जिन्हें काइजूस कहा जाता था, उन्होंने जिन शहरों को तबाह किया था वो ज्यों के त्यों हैं, वो दोबारा कभी नहीं बस पाए। कई काइजूस के कंकाल आज भी वहां पर पड़े हुए हैं। आज से 10 साल पहले जो रोबोट्स खराब हो गए थे वो भी उसी जगह पर है जहां पर वो खराब हुए थे। और इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो उन रोबोट्स के पार्ट्स की तस्करी करते हैं, और इन्हीं में एक जेक भी होता है। जेक और कोई नहीं बल्कि स्टैकर का बेटा है, जो पिछली कहानी में मार्शल थे, जिन्होंने धरती बचाने के लिए काइजू से लड़ते हुए अपनी जान दे दी थी। पर उनका बेटा जेक उनसे पूरी तरह से विपरीत है। वो खराब येगर्स के यानी कि रोबोट्स के पार्ट्स चुराता है, क्योंकि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो अपना अपना येगर बनाना चाहते हैं। जेक किसी तरह के कुछ लोगों के साथ एक खराब रोबोट तक पहुंचता है। दरअसल जेक ने इन लोगों को धोखा दिया था, साथ ही इनका माल भी चुराया था। इसीलिए अब वो इन्हें रोबोट का कोई खास पार्ट देना चाहता है ताकि वो इसे छोड़ दें। पर जिस पार्ट के लिए वो यहाँ पर आया होता है, जेक को वो पार्ट नहीं मिलता, इसीलिए वो इन सबको यहाँ से धोखा देकर निकल जाता है। जब वो भाग रहा होता है तो वो देखता है कि यहाँ पर एक लड़की है, इसका नाम अमारा है। ये लड़की अनाथ होती है और ये भी जेक की तरह रोबोट्स के पार्ट्स चुराती है। अमारा उस पार्ट को लेकर यहाँ से निकल जाती है जिसके लिए जेक यहाँ पर आया था, लेकिन जेक किसी तरह से उसकी वर्कशॉप तक पहुँच जाता है और वो देखता है कि अमारा ने वहाँ पर एक रोबोट बनाया होता है। ये एक सिंगल पायलट रोबोट है जिसे एक इंसान चला सकता है। जेक कहता है कि तुम्हें इसे बेच देना चाहिए, पर इससे पहले कि अमारा कुछ कह पाती, बाहर सिक्योरिटी के लोग आ जाते हैं। ये वो लोग हैं जो आज भी बड़े बड़े येगर्स यानी कि रोबोट्स बनाते हैं, ताकि अगर एलियंस ने कभी दोबारा हमला किया तो उनका सामना किया जा सके। साथ ही उन लोगों को भी कंट्रोल करते हैं जो अपने रोबोट्स बनाना चाहते हैं या रोबोट्स के पार्ट्स को चोरी करते हैं। पर इससे पहले कि ये अमारा को और जेक को पकड़ सकते, अमारा अपने रोबोट के अंदर बैठ जाती है। जेक भी रोबोट के अंदर चला जाता है और ये सिक्योरिटी के सामने से दरवाजा तोड़कर निकल जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक बहुत विशाल रोबोट आ जाता है। हालांकि ये उस रोबोट से बचने की, उसे चकमा देने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो इन्हें एक इलेक्ट्रिक शॉक देके बेहोश कर देता है और इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। जेल में जेक से मोको बात करती है। मोको वही लड़की है जिसे जेक के पिता मार्शल ने अडॉप्ट किया था, यानी कि वो उसकी बहन है। साथ ही साथ वो पीपीडीसी ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल है। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़े बड़े रोबोट्स बनाती है। वहां पर नए नए पायलट्स को ट्रेनिंग देती है। मोको अपने भाई जेक से कहती है या तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा या वापस तुम्हें ट्रेनिंग सेंटर जाना पड़ेगा जहां तुम नए पायलट्स को ट्रेनिंग दोगे। दरअसल जेक भी एक पायलट था और वो अपने काम में बहुत कुशल था। जेक को अपनी बहन मोको की बात को मानना पड़ता है, इसीलिए जेक को और साथ ही साथ अमारा को, इन दोनों को उस जगह भेज दिया जाता है जहां पर नए पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। अमारा को इसलिए भेजा जाता है क्योंकि उसने खुद अपनी काबिलियत से एक रोबोट बनाया था। यहाँ पर जेक की मुलाकात अपने उस पार्टनर से भी होती है जिसका वो पहले को पायलट था, जिसका नाम नेट होता है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। हालांकि जेक यहाँ पर पहुंच तो गया है, लेकिन जल्द से जल्द वो इस जगह से निकलना चाहता है। अब यहाँ पर एक कंपनी की ओनर जिसका नाम शाओ होता है वो आती है। उसके साथ न्यूटन भी होता है। न्यूटन वही वैज्ञानिक है जिसने पिछली कहानी में अपना दिमाग काइजू के दिमाग से जोड़ दिया था और एलियंस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाली थी। पर अब वो शाओ के साथ मिलकर काम करता है। इन दोनों ने मिलकर बहुत ही एडवांस रोबोट यानी कि येगर्स बनाए, जिन्हें दूर से एक ही पायलट कंट्रोल कर सकता है। यानी कि रोबोट्स जब जंग लड़ेंगे तो उसका जो पायलट होगा वो उसके अंदर नहीं होगा बल्कि वो दूर बैठा होगा। इससे पायलट की जान को कोई भी खतरा नहीं होगा। और अब शाओ अपने इन रोबोट्स की प्रेजेंटेशन देती है। वो पूरी दुनिया में अपने रोबोट्स को तैनात करना चाहती है और इसके लिए उसे पीपीडीसी ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन की जरूरत होगी। माँ को उसे परमिशन नहीं देना चाहती क्योंकि उसका मानना है कि जिन रोबोट्स को दूर से कंट्रोल किया जाता है उन्हें बड़ी आसानी से हैक भी किया जा सकता है, जो दुनिया के लिए एक खतरा बन सकते हैं। मोको अपने भाई जेक से कहती है कि कल इस बात का फैसला होगा कि शाओ को उसके रोबोट्स जो ऑटोमेटिक हैं उन्हें दुनिया में हर जगह तैनात करने की परमिशन मिलेगी कि नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने पुराने को पायलट नेट के साथ वहां पर एक येगर यानी कि रोबोट पर बैठ कर आओ ताकि तुम परिसर के लोगों का स्वागत कर सको।
अगले दिन उस रोबोट को, जिसके अंदर जेक और नेट हैं, उसे सिडनी में उस जगह लैंड करवा दिया जाता है जहां पर परिसर की मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग के लिए मोको भी अपने हेलीकॉप्टर से आ रही होती है और तभी दिखाया जाता है कि पानी से एक बहुत बड़ा रोबोट बाहर निकलता है। वो जिप्सी रोबोट पर, जिसके अंदर जेक और नेट है, मिसाइल से हमला करता है, पर वो साइड हो जाते हैं। मिसाइल बिल्डिंग से टकराती है और बिल्डिंग के ऊपर जो हेलीपैड होता है वो नीचे गिरता है, पर इससे पहले कि वो लोगों के ऊपर गिरता, जेक और नेट का रोबोट उस हेलीपैड को पकड़ लेता है। वहीं वो रोबोट जो पानी से निकला है, अब वो उस हेलीकॉप्टर पर, जिस पर जेक की बहन मोको है, उस पर हमला करने वाला होता है। तभी जेक और नेट उस हेलीपैड को, जो उन्होंने पकड़ा था, उस रोबोट को मारते हैं, जिससे उसका निशाना चूक जाता है। इसके बाद इन दोनों रोबोट्स के बीच में घमासान लड़ाई होती है, पर तभी जेक देखता है कि वो हेलीकॉप्टर, जिस हेलीकॉप्टर में उसकी बहन मोको है, वो क्रैश हो रहा है। वो भागता हुआ उस तरफ जाता है और एक बहुत बड़ी जंप लगाता है, पर वो हेलीकॉप्टर को पकड़ने से थोड़ा सा चूक जाता है, जिस वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और उसकी बहन मोको, जिससे वो बहुत प्यार करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं वो रोबोट जो पानी से निकला था, जिसने इन सब पर हमला किया है, वो देखता है कि आसमान में 3 और रोबोट्स आ गए जो उससे लड़ना चाहते हैं। इसीलिए एक बार फिर से वो पानी के अंदर चला जाता है। अपनी बहन मोको की मृत्यु से जैक पूरी तरह से टूट जाता है। उसे पता चलता है कि मरने से पहले उसकी बहन मोको ने एक लोकेशन भेजी थी, और जब उस लोकेशन को डिकोड किया जाता है तो उन्हें पता चलता है कि ये लोकेशन रशिया में है, जहां पर एगर यानी कि रोबोट्स बनाए जाते थे। वहीं दूसरी तरफ शाओ कंपनी को, जो पूरी दुनिया में अपने ऑटोमेटिक रोबोट्स को तैनात करना चाहते हैं, उन्हें इसकी परमिशन मिल जाती है, लेकिन सिर्फ आपातकालीन सिचुएशन में। पर इसके लिए इन्हें अपने रोबोट्स तैयार करने होंगे। शाओ न्यूटन को बोलते हैं कि तुम्हें 48 घंटों में सभी रोबोट्स को तैयार करना होगा, और अब वो जोरों शोरों से सभी रोबोट्स को तैयार करना शुरू करता है। और यहाँ पर न्यूटन के बारे में एक और बात पता चलती है कि आज भी उसके पास काइजू का दिमाग है, जो पूरी तरह से एक्टिव है, और आज भी वो अपने दिमाग को उसके दिमाग से जोड़ता है ताकि वो एलियंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। वहीं दूसरी तरफ जेक को और नेट को दिखाया जाता है, जो अपने रोबोट, जिसका नाम जिप्सी एवेंजर है, उस पर बैठकर उस जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह की लोकेशन जेक की बहन मोको ने भेजी थी, यानी कि रशिया। पर ये पूरी की पूरी जगह पूरी तरह से वीरान होती है, यहाँ पर कोई भी नहीं होता। और इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते, यहाँ पर फिर से वही येगर यानी कि वही रोबोट जिसने मोको को मारा था, वो आ जाता है। वो इन पर हमला करता है। इन दोनों रोबोट्स के बीच में एक घमासान युद्ध होता है, पर जेक और नेट के अच्छे दिमागी संतुलन से ये उस रोबोट को धराशायी कर देते हैं, यानी कि वो रोबोट अब मारा जा चुका है। और अब ये देखना चाहते हैं कि उस रोबोट के अंदर कौन है, कौन उसे ऑपरेट कर रहा है। और जब वो उसका हेलमेट निकालते हैं तो वो देखते हैं कि उसके अंदर कोई इंसान नहीं होता, बल्कि एक काइजू का दिमाग होता है जो उस रोबोट को कंट्रोल कर रहा था। ये देखकर ये पूरी तरह से हैरान होते हैं। अब काइजू के दिमाग को लैब में लाया जाता है, जहां पर वैज्ञानिक बताता है कि काइजू का असली दिमाग नहीं है, बल्कि उसके सेकेंडरी दिमाग से इसे ग्रो किया गया है, वो भी धरती पर, यानी कि ये इंसानों का काम है। वहीं दूसरी तरफ हमारा को दिखाया जाता है, जो अपनी टीम के साथ उस रोबोट के अंदर जाते हैं जिस रोबोट को जेक ने और नेट ने धराशायी किया था। और वहां पर अमारा को पता चलता है कि इस रोबोट को और किसी ने नहीं, बल्कि उस कंपनी ने बनाया जो पूरी दुनिया को ऑटोमेटिक रोबोट सप्लाई करने वाले हैं, जिस कंपनी का नाम शाओ है, जिसके साथ वैज्ञानिक न्यूटन भी काम करता है। हमारा ये सारी इंफॉर्मेशन जेक को दे देती है, पर इससे पहले कि ये कोई एक्शन ले पाते, शाओ कंपनी ने जितने भी ऑटोमेटिक रोबोट्स बनाए होते हैं, वो सब के सब रोबोट्स को लॉन्च कर देते हैं। और लॉन्च के कुछ ही वक्त बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर शाओ कंपनी के जितने भी रोबोट्स हैं, जो सब के सब ऑटोमेटिक है, वो पूरी तरह से बदलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक रोबोट के अंदर काइजू का दिमाग लगा हुआ है। और अब इन रोबोट्स को इंसान नहीं बल्कि काइजू का दिमाग कंट्रोल कर रहा है, यानी कि शाओ कंपनी के जितने भी रोबोट्स हैं वो काइजू हाइब्रिड रोबोट्स बन चुके हैं, जिनके ऊपर किसी भी इंसान का कोई भी नियंत्रण नहीं है। वो पूरी दुनिया को खत्म करना चाहते हैं। दुनिया के हर एक बड़े शहर में रोबोट्स हमला कर रहे होते हैं। वहीं हरमन, जो कि वैज्ञानिक है, जो कि न्यूटन का साथी था, और न्यूटन के पास जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि न्यूटन का पूरा दिमाग अब एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं। दरअसल पिछली कहानी में जब न्यूटन ने अपने दिमाग को एलियंस से कनेक्ट किया था, तो जिस तरह से न्यूटन के दिमाग को एलियंस के दिमाग का एक्सेस मिला था, उसी तरह से एलियंस को भी मिल गया था। साथ ही न्यूटन आज भी जो उसके पास काइजू का दिमाग है, उससे अपने दिमाग को बार बार सिंक करता है। इसीलिए एलियंस ने उसके दिमाग को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया होता है। न्यूटन ने यहाँ पर काइजू के जितने भी आर्टिफिशियल ब्रेन
ग्रो किए हैं वो सब एलियंस ने उससे करवाया होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जेक की बहन जो मोको की मृत्यु हुई थी वो भी एलियंस ने उसके द्वारा उस रोबोट से जिसके अंदर काइजू का ब्रेन फिट था उसको भेजकर करवाई थी, ताकि मोको की मृत्यु के बाद शाओ कंपनी को पूरी दुनिया में रोबोट सप्लाई करने की परमिशन मिल जाए। जो प्लान पूरी तरह से कामयाब रहा। यहाँ पर न्यूटन का जो साथी दूसरा वैज्ञानिक है जिसका नाम हरमन है वो उसे सारे रोबोट्स को डीएक्टिवेट करने के लिए कहता है, पर न्यूटन ऐसा करने से मना कर देता है। पर तभी यहाँ पर शाओ कंपनी की जो ओनर होती जो यहाँ की सीईओ है जिसका नाम शाओ है वो आ जाती है। वो उस पर गन तान देती है और न्यूटन अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है। अब शाओ और हरमन दोनों मिलकर कंट्रोल रूम से सारे रोबोट्स को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। वहीं रोबोट्स को दिखाया जाता है जिनके ऊपर काइजू का ब्रेन फिट है वो पैसिफिक ओशियन में छेद करना चाहते हैं। दरअसल वो दूसरी दुनिया का दरवाजा एक बार फिर से खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि दूसरी दुनिया से काइजू एक बार फिर से हमारी दुनिया पर आकर पूरी दुनिया को खत्म कर दे और हमारी दुनिया पर एलियंस का कब्जा हो जाए। रोबोट्स उस रास्ते को उस पोर्टल को खोल देते हैं जहां से काइजू बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाओ और हरमन को दिखाया जाता है जो सारे रोबोट्स को डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। शाओ इसमें कामयाब हो जाती है और वो पोर्टल जो अभी खुल रहा होता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। लेकिन बंद होने से पहले हमारी धरती पर दूसरी दुनिया से 3 काइजू आ जाते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं और ये तीनों के तीनों जापान में जो माउंट फ्यूजी ज्वालामुखी है उस तरफ बढ़ रहे होते हैं। हरमन जो कि वैज्ञानिक है वो सबको बताता है कि माउंट फ्यूजी ज्वालामुखी में धरती के अनोखे तत्व हैं जिन तत्वों के साथ काइजूस का ब्लड मिलने से वो बहुत आक्रामक हो जाता है और अगर काइजूस का ब्लड उसमें गया तो एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा और पूरी धरती पर जहरीली गैस फैल जाएगी और धरती पर रहने वाली हर एक चीज जो सांस लेती है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और इस तरह से एलियंस पूरी तरह से धरती पर अपना कब्जा ले लेंगे। इनके पास अब 4 रोबोट्स बचे हुए हैं लेकिन अब इनके रोबोट्स पहले से भी ज्यादा हाईटेक है क्योंकि अब ये उड़ भी सकते हैं। चारों रोबोट्स उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर तीनों काइजूस हैं और वो इनसे लड़ना शुरू करते हैं। ये सभी रोबोट्स इतने एडवांस होते हैं कि काइजू को बहुत जल्दी ये धराशायी कर देते हैं और जब न्यूटन देखता है कि सारे काइजूस हार गए हैं तो वो रोबोटिक पैरासाइट उस तरफ भेजता है। ये छोटे छोटे रोबोट्स हैं जो उन तीनों काइजूस को जोड़कर एक विशाल काइजू बना देते हैं और ये इतना शक्तिशाली और इतना खतरनाक होता है कि रोबोट्स इसके सामने टिक नहीं पाते। एक एक करके 3 रोबोट्स को पूरी तरह से धराशायी कर देता है और उस रोबोट को जिसके अंदर जेक और नेट हैं उसे भी पूरी तरह से डैमेज कर देता है। नेट बहुत बुरी तरह जख्मी है और जेक इस रोबोट को अकेला खड़ा नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पर अमारा आ जाती है जो अपना रोबोट खो चुकी है और नेट यहाँ से निकल जाता है। पर इनके थ्रस्टर में इतनी पावर नहीं है कि ये उड़कर उस काइजू तक पहुंच सके जो लगातार ज्वालामुखी की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पर शाओ उस रोबोट को ऑटो कंट्रोल करके भेजती है जो कहानी की शुरुआत में अमारा ने बनाया था। उसके पास एक थ्रस्टर होता है और उस थ्रस्टर की मदद से आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और इसके बाद लगातार काइजू की तरफ बढ़ने लगते हैं जो ज्वालामुखी की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल इसके लिए इन्हें अपने रोबोट को एक बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करना होगा और इससे पहले कि ये काइजू से टकराए जेक और अमारा को एस्केपिंग पॉड से यहाँ से निकलना होगा, लेकिन उनका एस्केपिंग पॉड पूरी तरह से जैम हो जाता है और काइजू जो ज्वालामुखी के टॉप तक पहुंच चुका है उससे टकराने में अब चंद सेकंड्स का वक्त बचा है। पर इससे पहले कि ये उससे टकराते शाओ का छोटा रोबोट जिसने इनके बड़े रोबोट को पकड़ा होता है, शाओ इनके रोबोट में छेद करती है और इन दोनों को बचाकर वहां से निकाल लेती है और इनका रोबोट काइजू से टकराता है जिससे एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और काइजू की मृत्यु हो जाती है। पर जेक और अमारा दोनों के दोनों पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं न्यूटन जब देखता है कि उसका प्लान पूरी तरह से चौपट हो गया तो वो प्लान बी एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, पर तभी पीछे से नेट आ जाता है जो उसे एक पंच मारता है जिससे न्यूटन बेहोश हो जाता है और अब ये न्यूटन को अपने कब्जे में ले लेते हैं। न्यूटन का दिमाग अब भी एलियंस के कब्जे में है। वो न्यूटन के थ्रू कहते हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम एक बार फिर से हमला करेंगे। तभी वहां पर जेक आता है। जेक कहता है कि उनसे कहना कि अगली बार उन्हें हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम उन्हें मिटा देंगे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2018 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 5.6। इस फिल्म का बजट था 150 से 176 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 291 मिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।